हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएम के क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब होम रूल लीग ख़त्म हुआ था उस समय पे मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन आया था, जिसे कि हम ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हुआ था 20 अगस्त 1917 को, जहाँ पे मॉन्टेग्यू ने प्रेजेंट किया था एक हिस्टोरिक डिक्लेरेशन, और जिसमें कहा था कि हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे और सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना हम लोगों के लिए करेंगे। इसके बाद मॉन्टेगू जो हैं, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो भारत आ जाते हैं और भारत में अलग अलग नेताओं के साथ मिल करके डिस्कशंस करते हैं। और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो उस समय इंडिया के थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनके साथ मिलकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसका नाम वो देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या फिर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म। यानी ये 3 अलग अलग नाम उस समय इस रिपोर्ट को दिए जाते हैं। और ये रिपोर्ट गाइस कब पब्लिश होती है? ये होती है पब्लिश 18 जुलाई 1918 में। सॉरी गाइस, नो इट्स नॉट 18, इट्स 8 जुलाई 1918 में। और इस रिपोर्ट को हम बाद में एक कानून के रूप में देखते हैं, और जिसका नाम दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट की मुख्य बात थी कि भारत के लोगों को अब मंत्री बनाया जाएगा ताकि वे रिस्पॉन्सिबल रहें इलेक्टोरेट के लिए। इलेक्टोरेट कौन लोग गए? वो लोग जिन्होंने कि उन्हें चुना था। और उस समय 1918 में जो था, अगस्त 1918 में, वहीं आईएनसी भी एक स्पेशल सेशन बुलाती है अपने इंटरनेशनल कांग्रेस का, और किसकी अध्यक्षता में बुलाती है? बैरिस्टर सैयद हसन इमाम की प्रेसिडेंटशिप में बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि वो डिस्कस करना चाहते हैं कि ये मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमारे लिए कितने कारगर सिद्ध होने वाले हैं। सो गाइस, उसके बाद बात आती है कि क्या हाईलाइट्स थी इस एक्ट की, क्या हाईलाइट्स थी इस रिफॉर्म की। हाईलाइट्स आती हैं गाइस, इसने इंट्रोड्यूस किया, इंक्रीज़ किया बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। किस में पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और उस समय ऐसा नहीं किया जाता कि एकदम से गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडियंस के हाथों में सौंप दिया जाता है। वहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रह करके उन्होंने कहा कि हम जो है ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे अथॉरिटी की, हम धीरे धीरे पावर्स को इंडियंस के हाथ में देंगे, अलग अलग मंत्रालय धीरे धीरे करके इंडियंस को हम सौंपेंगे। और किस टाइम पे देंगे, किस तरीके से देंगे, ये गोल भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का ब्रिटिश पार्लियामेंट ही डिसाइड करने वाली थी। मींस कहने को तो है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम बनाने वाले हैं, बट जो भी मेजर डिसीजंस थे वो अभी तक भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में रखे थे। और उसके बाद एक और ख़ास चीज़ जो यहाँ पे इस समय इंट्रोड्यूस होती है, वो होती है पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रोविंसेस में पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। और उस समय की जो एक और मेजर फीचर हम कह सकते हैं वो था कि जो तानाशाही राज था ब्रिटिशर्स का, उसको ख़त्म किया जाता है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन किया जाता है। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्या मेन जो थे प्रोविजंस थे या प्रिंसिपल फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गाइस, ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये एक तो हमारा मेजर पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, और साथ ही साथ ये पार्ट बन जाता है इंडियन पॉलिटी का भी। तो ये इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है गाइस, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड। तो उस समय क्या होता है, 2 लेवल पे जैसे कि हमने देखा गवर्नमेंट को बनाया जाता है। एक आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और दूसरा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल लेवल पे भी गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है एग्जीक्यूटिव पार्ट और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव पार्ट, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी फर्स्ट टाइम क्या होता है, डायरकी का इंट्रोडक्शन होता है। डायरकी मीन्स ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट मीन्स 2 क्लासेस में एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब एक बनेगी एग्जीक्यूटिव क्लास और दूसरी बनेगी मिनिस्टर्स क्लास। जो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे उस समय, जो प्रोविंसेस के एग्जीक्यूटिव हेड होंगे वो रहेंगे गवर्नर। जो उस समय जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जैसे आज होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट
स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, तो उस समय जो थे सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आती है रिजर्व लिस्ट और दूसरी आती है ट्रांसफ़र लिस्ट। अब इनके हेड्स कौन बनते हैं? गवर्नर जो हैं वो इंचार्ज बनते हैं रिजर्व लिस्ट के, और जो ट्रांसफ़र लिस्ट हैं उनके इंचार्ज बनते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसा हमने देखा एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड मिनिस्टर्स 2 पार्ट्स बनते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स में एग्जीक्यूटिव हेड जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं, तो इसलिए रिजर्व लिस्ट के हेड कौन रहते हैं? गवर्नर। और जो मिनिस्टर्स हैं वो हेड बनते हैं हमारे ट्रांसफ़र लिस्ट में। अब रिजर्व लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? उसमें आता है, लेट मी फर्स्ट इरेज ऑल। रिजर्व लिस्ट में हमारा आता है लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीन्स जो भी आप कह सकते हैं कि मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो हमारा रिजर्व लिस्ट के अंडर आता है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर पार्ट हो जाता है, फाइनेंस भी एक मेजर पार्ट बन जाता है। तो इस तरह से ये रिजर्व लिस्ट के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद जो हमारी ट्रांसफ़र लिस्ट है उसमें आते हैं हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क एट्सेट्रा। मीन्स जो लोकल लेवल पे वर्क्स आते हैं वो सारे वर्क्स आ जाते हैं ट्रांसफ़र लिस्ट के अंदर। अब इसमें एक और ख़ास प्रोविज़न रखा गया, वो ये था कि मिनिस्टर्स जो थे, जो मिनिस्टर्स हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र लिस्ट को हैंडल करने वाले मिनिस्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। मीन्स वो उनको आंसरेबल थे। अगर उनकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो वो आंसरेबल थे। वो उनको लोगों को जवाब देना होगा क्यों यहाँ पे इंडस्ट्रीज प्रॉपर नहीं इस्टेब्लिश हो रही, क्यों प्रॉपर पब्लिक वर्क्स नहीं हो रही, क्यों हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स थे अदरवाइज वो लोग जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो उन्होंने कर दिया उनको आंसरेबल नहीं थे। बेसिकली उनको गवर्नमेंट को नहीं बताना था कि फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी ये है तो क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है तो क्यों है। उनको अपने लेवल पे ही ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी थी। उसके बाद स्टेट सेक्रेटरी जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे और जो गवर्नर जनरल थे, उनके पास ही मेजर पावर्स थी। हमने कहा तो सही कि एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मिनिस्टर्स जो हैं, गवर्नर और मिनिस्टर जो हैं वो ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट की टेक केयर कर रहे हैं, बट जो मेजर पावर थी वो फिर भी उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीन्स जो हमारे भारत के मंत्री थे लंदन में, और जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में जो भारत के मामलों की देख रेख कर रहे थे, वो इंटरफेयर कर सकते थे इन मैटर अंडर द रिजर्व लिस्ट। जो रिजर्व लिस्ट के मैटर्स थे, जो गवर्नर के अंडर जो मैटर्स थे, फाइनेंशियल, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, उनमें वो अपनी हस्तक्षेप कर सकते थे। बट रिस्ट्रिक्शन थी कि जो ट्रांसफ़र लिस्ट है वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही देखेगी। मीन्स कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी इंडियंस पे देखने को मिली इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वजह से। अब आते हैं प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव पार्ट में क्या चेंजेस आए। यहाँ पे साइज़ जो हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली का इंक्रीज़ किया गया, जो अभी उसको बढ़ा करके 70% मेंबर्स जो थे अब जो है वहाँ पे इलेक्ट होकर के आने वाले थे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया कॉम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट का। इसमें गाइस एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, वुमेन वर ऑल्सो गिवन द राइट टू वोट। अब सारी वुमेन को राइट नहीं मिल जाता है, वो आपको आगे आने वाले मिनट्स में पता चल जाएगा कि किन को राइट टू वोट दिया गया, बट हाँ वुमेन वर अलाउड टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और उस समय जो भी बिल यहाँ पे बनता है उसकी एक्सेंट जो थी उसको पास करने के लिए गवर्नर की एक्सेंट होना बहुत ज़रूरी था। गवर्नर के पास उस समय वीटो और ऑर्डिनेंसेस की पावर्स भी शामिल थे। सो उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर क्या था, मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर्स थे, कौन मेंबर्स कहाँ से और कैसे आए थे। सो लेट्स सी अबाउट दैम। लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स थे 145 गाइस, टोटल मेंबर्स थे 145। उसमें से 41 जो थे वो 145 मेंबर्स थे, उसमें से 41 नॉमिनेटेड थे और 104 जो थे वो इलेक्टेड कैंडिडेट्स थे।
जिसमें से जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे उसमें से भी 26 ऑफिशियल्स थे और 50 नॉन ऑफिशियल कैंडिडेट्स थे। उसके बाद यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए मुस्लिम्स को, यूरोपियंस को, लैंडलॉर्ड्स को, सिख्स को और अदर रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटीज़ ऑफ द इंडिया, और 52 उसमें जो थे वो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी। द नेक्स्ट इज, अब आता है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट के क्या फीचर्स रहे। सेंट्रल लेवल पे अगेन गाइज यहाँ पे 2 लेवल बनाए जाते हैं, वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द अनदर वन इज लेजिस्लेटिव, जैसे कि हमने पीछे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखा। अब एग्जीक्यूटिव जैसे हमने देखा था प्रोविंशियल बॉडी का हेड जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेड जो था वो गवर्नर था। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी का यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके हाथ में थी, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उस समय ये जो सेंट्रल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन थी इनको 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल। प्रोविंशियल लिस्ट जो थी वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आती थी, और उसमें जो 8 मेंबर्स थे वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से, उसमें ये ज़रूरी था कि 3 वर टू बी इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स। उसमें से 3 मेंबर्स का इंडियन होना बहुत ज़रूरी था। और उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था और वो कोई भी बिल को सर्टिफाई या रिजेक्ट कर सकता था बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर। मीन्स अगर वो बिल पास हो भी गया है, उसके अगेंस्ट ऑर्डिनेंसेस दे सकता था, उसको रिजेक्ट कर सकता था, उसको अपनी चॉइस से सर्टिफाई भी कर सकता था। जो लेजिस्लेचर बना उस समय बाई कैमरल लेजिस्लेचर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। बाई कैमरल का मतलब 2 हाउसेज बने उस समय, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वो फोररनर था लोकसभा गाइस। जो आज लोकसभा होती है हमारी, उसको उस समय नाम दिया जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो आज राज्यसभा है उसका नाम उस समय दिया गया था काउंसिल ऑफ स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसको कहा गया लोअर हाउस एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा उसको कहा गया अपर हाउस। और जो टेन्योर था इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो टेन्योर था ऑफ 3 years। और जो मेंबर्स थे उस समय जो नॉमिनेटेड हमने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो अब हम देखेंगे कि कितने मेंबर्स हैं इसके, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं गवर्नर जनरल उसमें एंग्लो इंडियंस या फिर इंडियन क्रिश्चियंस को भी नॉमिनेट करके रख सकते हैं। द नेक्स्ट काउंसिल ऑफ स्टेट यानी अपर हाउस में ओनली मेन मेंबर्स विद अ टेन्योर ऑफ 5 years। मीन्स जैसे हमने देखा था कि हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसमें फीमेल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, बट अगर हम हमारे सेंट्रल लेवल में सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस की बात करें तो उसमें मेल मेंबर्स जो थे वही वोट कर सकते थे, और उसका भी टेन्योर जो है वो 5 years का रखा गया। इस समय लेजिस्लेटर्स जो थे वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे, वोट कर सकते थे फॉर बजट, और जो बजट था उसको सिर्फ 25% ही वोटेबल रखा गया, बाकी रेस्ट जो था वो नॉन वोटेबल था। और जब भी कोई भी बिल पास होता था, जब भी कोई लॉ बनना होता था, तो उस समय उसको बोथ हाउसेज से पास होना पड़ता था। और अगर कोई भी डेडलॉक हो जाता है, मीन्स उनका कोई डिसीजन में प्रॉब्लम आती है, तो उस समय यहाँ पे प्रोविजंस था जॉइंट कमेटीज़ का और जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस का और जॉइंट सिटिंग्स का। फिर भी उस समय जो मेजर पावर्स थी वो गवर्नर जनरल के पास थी। कोई भी बिल को लॉ बनने से पहले बोथ हाउसेज में पास होने के बाद जो थी गवर्नर जनरल की एक्सेंट होना बहुत ज़रूरी था। ही कुड ऑल्सो इनैक्ट अ बिल विदाउट द लेजिस्लेचर्स कंसेंट। मीन्स वो चाहता था वो अगर वो बिल दोनों हाउसेज में पास नहीं भी हुआ है तो भी वो उसको बिल को पास कर सकता था। वो किसी भी बिल को रोक सकता था, वो किसी भी क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकता था, एडजॉर्नमेंट मोशन चला सकता था, या फिर किसी भी डिबेट को डिसअलाउ कर सकता था इन द हाउसेज। द नेक्स्ट आ जाता है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। कितने मेंबर्स थे, जैसे कि हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे 145, तो वहीं काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर जो थे वो 60 मेंबर्स थे उस समय। इन टोटल 60 मेंबर्स थे। उसके बाद इसमें 60 मेंबर्स में से 33 जो थे वो इलेक्टेड मेंबर्स थे और 27 मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। जैसे कि हमने कहा था कि नॉमिनेशन में एंग्लो इंडियंस या फिर चाइनीज़ मेंबर को भी वो नॉमिनेट कर सकते थे, चाइनीज़ इंडियंस को भी नॉमिनेट कर सकते थे, जिनमें से 17 ऑफिशियल्स थे और 10 नॉन ऑफिशियल्स थे। इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न रखा गया गाइस। 11 मुस्लिम्स को इंट्रोड्यूस, यूरोपियंस के लिए, सिख्स के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविज़न यहाँ पे भी रखा जाता है।
देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे वोटिंग की बात आती है। हमने कहा कि विमेन भी अलाउ की जाती हैं वोट के लिए, मेन भी अलाउ किए जाते हैं वोट के लिए, बट ऐसा नहीं है कि सारी विमेन और सारे मेन जो हैं इंडिया के वोटिंग के लिए एलिजिबल थे उस समय जो थी फ्रेंचाइजी वो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी थी। वहाँ पे वोट कौन कौन कर सकता है उसके 3 टाइप्स दिए गए हैं। वोटर शुड हैव पेड लैंड रेवेन्यू ऑफ ₹50 एनुअली। ऐसे वोटर्स जो लैंड रेवेन्यू जो है 50 रुपीज़ का, आज तो हमें 50 रुपीज़ बहुत कम लग रहे हैं, बट उस टाइम पे 50 रुपीज़ हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो ऐसे लैंडलॉर्ड्स ऐसे वोटर्स जो लैंड रेवेन्यू 50 रुपीज़ का पे कर रहे थे, दे कुड ओनली वोट। या फिर ऐसे लोग जो कि अपनी रेंटल प्रॉपर्टी का, जिनके पास रेंटल प्रॉपर्टी हो ₹180 की, या तो वो वोट कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो कि इनकम टैक्स पेयर्स हैं, एटलीस्ट वो कम से कम ₹2000 का इनकम टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के लोग ही एलिजिबल थे टू वोट एट द सेंट्रल लेवल। और वहीं अगर काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो उस समय जो थे ऐसे लोगों को अलाउ किया जाता था जो कि लोकल बॉडीज़ के मेंबर्स हो, या फिर उनके पास कोई एक्सपीरियंस हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई स्पेसिफिक टाइटल्स हों जैसे नवाब या प्रिंस, इस तरह के टाइटल्स हों, तो वही लोग जो थे वोटिंग के लिए एलिजिबल थे। इन शॉर्ट अगर आपको कहा जाए तो वो लोग जो अमीर लोग थे और वो लोग जो टाइटल होल्डर्स थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे, ऐसे ही लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो लोग जो हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के उस समय 1.5 लाख के आसपास लोग ही ऐसे एलिजिबल बनते हैं जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं इन सारी कंडीशंस के बाद में। अब उसके अलावा और क्या सैलिएंट फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम जो था इस्टेब्लिश किया पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन में उनको इन्वॉल्व करेंगे, बट अगर इंडियन लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्वालिफाई करने पड़ेंगे। तो जिसके लिए उन्होंने इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। साइमल्टेनियसली इंग्लैंड और इंडिया में दोनों जगह पे पब्लिक सर्विस कमीशन का के लिए टेस्ट होने लगे, और यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन होने से इंडियंस भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आने लगे। उसके बाद इसमें एक और प्रोविज़न रखा गया कि 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद जो है हमारे इस एक्ट को हम रिव्यू करेंगे। मीन्स अगर 1919 में हमारा ये एक्ट बना है तो 1929 में जो है इसका नेक्स्ट रिव्यू जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए उस समय सेटअप होता है साइमन कमीशन। कब? 1927 में। उस समय क्रिएट किया जाता है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, भी इसका ऑफिस रखा जाता है लंदन में। तो ये कुछ सेलिएंट फीचर्स थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के। अब एक्ट तो आया, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लिमिटेशन है, सब गाइस साथ साथ में वो भी सब हम देख लेते हैं। मेरिट्स क्या है तो डायरेक्टली लाई इसने, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, डुअल गवर्नमेंट लाया, डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाई, इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट का, इन्होंने और कॉन्सेप्ट लाया वो था फेडरल स्ट्रक्चर अंडर अ यूनिटरी बाइस। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट तो सिंगल रहेगी, बट हाँ हम फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स हम अलग अलग प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे इंडियंस की पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुई, जिसमें उनको पोर्टफोलियोज दिए गए जैसे लेबर, हेल्थ वगैरह वगैरह, इस तरह के कुछ पोर्टफोलियोज जो थे वो इंडियंस को दिए गए। फर्स्ट टाइम इलेक्शंस का इंट्रोडक्शन हुआ। नो डाउट वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, बट यस इंडियंस वर अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। कुछ वुमेन को भी वोट करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। वुमेन्स के लिए भी सेम कंडीशंस थी। मींस अगर उनकी रेंटल प्रॉपर्टी है, टैक्सेबल इनकम है, या फिर वो 50 रुपीज़ का एनुअल जो है लैंड रेंट पे कर रहे हैं, तो उन सारी वुमेन को ही यहाँ पे अलाउ किया जाता है टू वोट। बट येस वुमेन्स वर ऑल्सो अलाउड टू वोट एट दिस टाइम। अब कुछ मेरिट्स हैं तो डेफिनेटली कुछ डिमेरिट्स भी होंगे। अब इस एक्ट के कुछ डिमेरिट्स में से जो कॉमन है वो ये है कि इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखा, फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड रखा, गवर्नर जनरल और गवर्नर की हाथ में ही मेजॉरिटी ऑफ पावर्स थे।
और उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो थी वो बेस नहीं थी पॉपुलेशन के ऊपर जैसा कि आज होता है, बट वॉज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविंसेस इन द आइज ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स को लगता था कि हाँ ये वाली प्रोविंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रेसिडेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमें इस प्रोविंस को ज़्यादा सीट्स एलोकेट करनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं रखा गया कि कब हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लानी है, कब हमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, किस टाइम पे किस तरीके से ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें डेलीगेट करनी है, तो उसका कोई भी टाइम फ्रेम नहीं रखा गया। इसकी वजह से इंडियंस जो थे वो रिजेंटफुल थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि रिस्पॉन्सिबल तो हमें बना रहे हैं, बट उस समय भी डिसीजन कौन रहा है? ब्रिटिश कुड डिसाइड व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड फॉर द इंडियंस। तो उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स के हाथ में ही आज भी सारी पावर्स हैं, ब्रिटिशर्स के हाथ में ही आज सारा कंट्रोल है। नो डाउट इंडियंस को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाने की जो है पावर्स दी गई, बट रेवेन्यू फाइनेंसेस वो सारा सेंट्रल लेवल पे रखा गया। मीन्स वो अपना काम जो थे खुल के नहीं कर सकते थे, क्योंकि फाइनेंसेस जो फंड्स थे वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थे। तो कुल मिला के ये सारा हमारा लेखा जोखा है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब so that we get motivated and keep on bringing such kind of lectures for you without any delay. Thank you guys. Thank you so much. Take care. Bye bye.